नमस्कार। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी हर कदम पर एक जंग के समान होती है। ये जंग सिर्फ युद्ध के रूप में नहीं होता, बल्कि आपके अपने मन के विचारों से भी होता है, दूसरों के विचारों से भी होता है, और ये कभी कभी बीमारियों से भी होता है। ये बीमारी जब घातक बीमारी के रूप में आपको जकड़ लेती हैं, तो आपके सकारात्मक रवैये के कारण ही वो बीमारी भी हार मान जाती है, और इसीलिए आप जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। यूं तो लोग कहते हैं कि जिंदगी चलने का नाम है, अगर रुक गए तो मौत है। इसलिए जीवन में हमेशा चलते रहना चाहिए। जिंदगी कितनी बड़ी है ये नहीं, लेकिन जिस पल में आप जी रहे हैं उसको कितनी जिंदा दिली के साथ जी रहे हैं, ये मायने रखता है। और आज हम जिनसे आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक सफल कवित्री हैं, सफल ब्यूटिशियन है, और साथ ही साथ समाज सेविका भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है लता जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जिंदगी में कहते हैं कि हर वक्त एक नई परीक्षा होती है, और इंसान हर एक परीक्षा से कुछ ना कुछ सीखता है। आपकी अगर बात करें, कितना कष्टकारी रहा जब आपको पहली बार पता चला कि आप किस बीमारी से जूझ रही हैं? एक्चुअली बहुत शॉकिंग तो था उस समय मेरे लिए, क्योंकि अचानक से अभी हम नई जगह शिफ्ट हुए थे बिजनेस को लेके, और उसी में ही अभी एस्टेब्लिश नहीं हो पाए थे, और बीच में बीमारी आ गई। तो शॉकिंग तो था, लेकिन लड़ना था, उससे तो पार पाना ही था किसी भी हालत में, और अभी बहुत काम भी करना है। तो इसलिए जिस दिन मुझे मालूम चला है, उसी दिन मैंने इसकी सारी व्यवस्थाएं करनी शुरू कर दी। और सबसे पहले मैंने नेचुरोपैथी करना शुरू कर दिया, जिसमें 8-10 घंटे का फास्ट रहता है, और जूस वगैरह पीना पड़ता है, फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, अनाज नहीं खाते हैं, वो शुरू कर दिया था मैंने। और साथ साथ में मैंने बॉम्बे जाके चेकअप भी कराया। लेकिन कुछ 2020 निकला ही ऐसा है, सबके लिए बदकिस्मती वाला, बिल्कुल कि बिल्कुल बिगिनिंग में ही मेरे साथ ये घटना घटी, और 2020 मेरा पूरा इसी कश्मकश में निकला है कि कहाँ जाएं, कैसे ट्रीटमेंट करें। तो उस दरमियान मैंने अपने बीमारी को कंट्रोल रखने के लिए नेचुरोपैथी का सहारा लिया, और कम से कम 8 महीने मैंने बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी मेडिसिन के, उसको बायोप्सी के बाद भी कंट्रोल रखा। ये बड़ी बात है, नेचुरोपैथी की तरफ आप बढ़ी। और उसके बाद क्योंकि लॉकडाउन था, कहीं जा नहीं सकते थे, ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम था, और टाटा की अगर बात करें तो वो मुंबई में था, और मुंबई में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोरोना फैला हुआ था। ऐसे में डॉक्टर्स रिस्क नहीं लेना चाहते थे, और शायद आपके परिवार के लोग भी रिस्क नहीं लेते कि ऐसे समय में आप वहाँ पर जाएं। तो ऐसे समय में जब नेचुरोपैथी हो गया, उसके बाद क्या कंडीशन रही? नेचुरोपैथी से कंट्रोल बहुत रहा है, लेकिन सबकी सजेशन यही थी कि आप नेचुरोपैथी करो, लेकिन आप एलोपैथी ट्रीटमेंट भी कराओ जी, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में बहुत क्योर होता है, क्योंकि बॉडी का पार्ट निकाल दिया जाता है, तो उसमें काफ़ी सेफ साइड चलता है इंसान। तो सबका सजेशन यही था कि आप पहले उसको सर्जरी कराओ और उसका ट्रीटमेंट कराओ, और नेचुरोपैथी आप करते रहो, साइड में करते रहो, उस पर पूरे डिपेंड हो कि मत रहो। नेचुरोपैथी है फ़ायदेमंद, लेकिन पूरा इलाज अभी उसके लिए बहुत पहले से बॉडी उतनी प्योर होना चाहिए। हम तो इतना सब ऊटपटांग खाते रहते हैं, तो वैसी बॉडी इतनी हेल्दी रहती नहीं है। तो मुझे भी लगा कि जब इतनी ग्रोथ बढ़ रही है, मतलब ऐसा जो स्टेज थी मेरी, 3rd स्टेज थी जी, मुझे मालूम चला 3rd स्टेज में था। तो मुझे चिंता ऐसी बात की थी कि अगर मुझे अभी प्रॉपर इलाज नहीं मिलेगा, और घर में केवल नेचुरोपैथी करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये स्टेज कहीं बढ़ ना जाए। इसलिए फिर मैं रायपुर भी गई इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए, नागपुर भी गई जी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि वो हो ही नहीं पाया है ऑपरेशन, लौट के आना पड़ा। फिर मैं डॉक्टर श्यामजी राव से मिली यहाँ पर जबलपुर में ही। तो उन्होंने तो पहले बहुत नाराज़ हुए, और फिर उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, चेकअप कराया, और पहले मेरी कीमो हुई, क्योंकि ग्रोथ थोड़ी सी बड़ी हुई थी, कीमो हुई, फिर ऑपरेशन हुआ। अभी कैसा फील कर रही हैं आप? अभी तो मैं काफ़ी हल्का फील कर रही हूँ, मतलब एक जैसे ना दिशा मिल गई है, एक रास्ता पकड़ लिया हमने, और अब उसमें अब कहीं कोई टेंशन नहीं है कि हम कहीं भटकने का कोई सवाल ही नहीं जी। तो वो निश्चिंता सी है, और बहुत जल्दी मैं इससे बाहर आ जाऊँगी। बिल्कुल आएंगी, ये पॉजिटिविटी है। और अभी हम जो बात करते हैं कि महिलाएं जो हैं वो अपने आप में बहुत सक्षम होती हैं और बहुत सशक्त होती हैं, और जब अगर अंदर दिल में सकारात्मकता होती है तो किसी भी
परिस्थिति से हम लड़ लेते हैं। बिल्कुल। ऑपरेशन हो गया, कीमो इतना पेनफुल रहता है, उसके बाद भी आप इतनी अपडेट रहती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बिजनेस भी संभाल रही हैं, ये काबिल तारीफ है। और उसके बाद मैं आपको एक जिक्र करना चाहूँगी कि कोरोना में हम अपने एनजीओ के माध्यम से भोजन बनाकर पैकेट्स में दे रहे थे और साथ ही साथ हम चाय पिला रहे थे। तो इनको फीवर था और मई का वो महीना जो नौतपा वाला था, काफ़ी तपता है, सुबह 9 बजे से ही हुआ ये कि मैं चाय वितरण करने के लिए गई हुई थी और दीदी मुझे राशन देने आई थी। और ये फेसबुक पे देख के, क्योंकि हम कई बार सोशल मीडिया का यूज़ करके लोगों को बताते थे, तो ये खुद अपने घर से, क्योंकि इनका जो घर था वहाँ एरिया जो था कंटेनमेंट एरिया था, वहाँ से निकल के राशन लेके तपते बुखार में वो आई समाज सेवा करने के लिए। तो ये जो जज्बा है ये कहाँ से आता है? ये तो शुरू से ही रहा है, जज्बा तो शुरू से ही रहा है काम करने का। और जितना हो सकता है ऊपर वाली की कृपा है कि अगर हमको दे रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी दूसरों को दें। इतने कैपेबल, उसने इतना काबिल बनाया है हमें कि हम किसी को दे सकें, ये उसी की मेहरबानी है। तो ये तो शुरू से जज्बा रहा है कि काम करने का। और बहुत सारी सोशल वर्कर से ऐसे मैं बहुत खुल के नहीं जुड़ती हूँ, इनडायरेक्टली काम करती हूँ कि अपनी तसल्ली के लिए, अपने सुकून के लिए काम करती हूँ, किसी को दिखाने के लिए टाइप नहीं। बिल्कुल। और जब मैं फेसबुक पे फोटोज़ डालती थी और साथ ही साथ जब ये राशन देने आई थी, तो हमारी टीम का ये कहना था कि वो यहाँ तक आई हैं तो हमसे मिलवाना था, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम तुमसे मिल लिए हैं, अच्छी बात है, बट मुझे बहुत ज़्यादा लोगों को बताना नहीं है। और ये एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अक्सर हम टीवी में देखते हैं एक केला इंसान दे रहा है, 20 लोग फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन लता दीदी की मैं बात करूं तो वो कभी भी मतलब शो ऑफ नहीं करती हैं, लेकिन हमेशा, चाहे वो वृद्धाश्रम की बात करें, चाहे आप दृष्टिबाधित स्कूल की बात करें, वहाँ पे भी नेत्रहीन कन्याशाला में जाती हैं। आपको मैं बताना चाहूँगी कि ब्यूटिशियन की बात जब भी आती तो हम सोचते हैं कि ब्यूटिशियन जो एक होती है वो बिजनेस करती है, लेकिन मैं जबलपुर शहर में देखती हूँ कुछ ब्यूटिशियंस को जो कि समाज सेवा बहुत अच्छे से करती हैं। ये लोग वहाँ पर जाते हैं, इसके बाद उन लोग से इंटरेक्ट करते हैं, उनको मेकअप की बारीकियाँ बताते हैं, साथ ही साथ उनके लिए हेयर स्टाइल बनाते हैं। तो बच्चियाँ जो हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारी बड़ी दीदी आ गई। वृद्धाश्रम में जाती हैं, वहाँ पे भी उन वृद्धों के साथ मिलकर बातचीत करती हैं, उनकी हेयर कटिंग करती हैं, तो वो जो माताएं हैं वो बड़ी खुश हो जाती हैं। वो जब आप लोग समाज सेवा करते हैं वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? क्योंकि कई बार मैंने देखा आप लोग ऐसे वृद्धों से भी मिलते हैं जो कि भीख वगैरह मांगती हैं, उन लोगों को एकत्रित करना और मेंटली जो अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, ऐसे लोगों के साथ बातचीत करके उनकी कंडीशन को ठीक करना, वो थोड़ा सा एक बात एक सामान्य महिला या एक सामान्य ब्यूटिशियन जो है करने में हिचकती है। बिल्कुल। दरअसल क्या होता है कि जब हम महिला हैं और किसी महिला को ऐसी कंडीशन में देखते हैं कि महीनों से जो नहाया नहीं है, कपड़े वही बने हुए पहने हुए हैं, चिंदियाँ लपेटी हुई हैं, तो हम एक टाइम नहीं नहाते हैं गर्मी में तो कितनी अनईजी लगता है। तो सोचते हैं कि उनको क्यों नहीं हम नहलाएं। तो ऐसे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं जो हॉस्पिटल में पड़े होते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता है, उनको हम लोग जाके नहलाते हैं, कपड़े उनके पूरे बाल काटते हैं, क्योंकि महीनों से वो उनके धुले नहीं होते हैं, बाल काट के नहलाते हैं, पूरा पाउडर वाउडर लगा के नए कपड़े पहना के आते हैं। तो वो जब नहाती हैं, वो जबकि गाली देती हैं, गुस्सा करती हैं, चिढ़ती हैं, लेकिन उनको नहला के जो सुकून मिलता है वो बयान के बाहर है, वो कह नहीं सकते उन शब्दों को, क्योंकि बहुत तसल्ली मिलती है कि हम किसी को 2 पल के लिए खुशी दे पाए, सुकून दे पाए। उनको अच्छा लगता है, बोलती नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, वो बाद में शांत हो जाती हैं वो। लेकिन अब चूँकि क्या है, जिस माहौल में, जिस समाज में रह रही हैं, सब लोग उनको परेशान करते हैं, पत्थर मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो इस कारण से क्या होता है कि वो अपने एक दायरा बना लेती हैं नाराज़गी वाला। तो उससे निकल के उनके पास जाना, उन तक जाना हर एक की बस की बात नहीं होती है। बिल्कुल। और इस बीच ये बहुत अच्छा कुछ लिखती रहती हैं। और बात अगर करूं मैं 2020 की, कोरोना की, तो कोरोना ने बहुत कुछ बंद कर दिया था, लॉकडाउन हुआ। और ख़ासकर बात अगर हम कलाकारों की करें, बात हम करें ब्यूटिशियंस की करें, तो एक तरीके से रोज़ी रोटी पर टोटल लॉकडाउन लग गया था, क्योंकि समारोह नहीं हो रहे थे, स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, फंक्शंस बंद थे, और ब्यूटिशियंस जो हैं उनका तो रोज़ी रोटी इन्हीं की वजह से होता है। तो ऐसे में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सरकार की तरफ से भी कोई सहयोग एज सच नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? सहयोग तो किसी भी रूप में नहीं मिला, लेकिन हाँ,
हमको उन परिस्थितियों से निकलना था, तो हम निकलते गए धीरे 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 धीरे। और हमारा एक संगठन भी है, संगठन ने मिलके ब्यूटिशियन का एक एसोसिएशन भी है, उसने मिलके भी एक आवाज़ उठाई, क्योंकि सारे बिजनेस खुल गए थे, सारे काम शुरू हो गए थे, सिर्फ पार्लर और जिम बंद था। तो पार्लर के लिए हम लोगों ने, क्योंकि हाइजीनिक बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हम लोगों ने पूरी ट्रेनिंग ली, ऑनलाइन हमको ट्रेनिंग मिली, इंटरनेशनल ट्रेनिंग मिली, और वो सब प्रोडक्ट हम लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किए और अपने सैलून को पूरा हाइजीनिक रखते हुए काम करना शुरू किया। कलेक्टर की ओर से हम लोगों ने परमिशन ली, और एक क्योंकि ग्रुप था, सबकी एक इकट्ठी आवाज़ थी, बुलंद आवाज़ थी, तो फिर गवर्नमेंट ने भी माना, इस बात को स्वीकार किया। ये लॉकडाउन का दरमियान था, तो सीखने का जैसे कभी लोगों में जुनून ख़त्म नहीं होना चाहिए, कभी भी, किसी भी, चाहे नई जनरेशन हो चाहे पुराने लोग हों। तो उसमें एक बात जरूर मैं कहना चाहती हूँ कि ये लॉकडाउन के दरमियान भी हम लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे सीखा। मेकअप भी किया था आप लोगों ने? मेकअप भी किया, कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया, इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, उसकी ट्रेनिंग ली। उसके OMC में जब हमने पार्टिसिपेट किया था, वो जबलपुर से कम 7-8 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें, वो बहुत बड़ी हम लोग के लिए उपलब्धि थी। एक चीज़ और यहाँ पे आप शेयर कीजिए कि आपने कई घंटों का जो मेकअप किया था, वो फेशियल किया था। जी, फेशियल किया था। तो क्या था वो, कितने घंटे का था और कौन सा रिकॉर्ड था? दरअसल मैंने अपनी माँ से चर्चा की थी कि कुछ काम में कुछ ऐसा चेंज करना चाहिए, अपने को कुछ नया करना चाहिए। तो मेरी आदत है शुरू से कुछ नया करते रहने की, कुछ नया नया, मेरा हमेशा काम के मामले में भी, बिजनेस के मामले में भी मुझे, मेरा बड़ा शौक रहा शुरू से। तो 2-4-5 साल होने के बाद मुझे लगा कि कुछ चेंज करना चाहिए, इसमें कस्टमर भी अपनी तरफ अट्रैक्ट होंगे और कुछ थोड़ा सा एक नई चीज़ भी होगी। तो उन्होंने, वो तो खैर उस समय नहीं रही, वो बाद में चली गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उसके बाद उनकी बातों को ध्यान रखते हुए मैंने कहा कि एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए, अपने कुछ करना चाहिए। तो फेशियल करने का मैंने 13.5 घंटे में मैंने 65 फेशियल किए थे। माय गॉड। लगातार सुबह 8 बजे शुरू किया था, रात में 9:30 बजे ख़त्म किया था। काफ़ी लोग और आ भी गए थे बाद में, लेकिन चूंकि वो इतना टाइमिंग 11 बज रहा था, तो फिर करते करते लेट हो जाता, स्टाफ को भी छोड़ना पड़ता। तो वो एक रिकॉर्ड बनाया था, और हम लोगों ने कोशिश की थी कलेक्टर से मिलने की, कमिश्नर से मिलने की, कि कुछ हमारा कुछ ऐसा रिकॉर्ड बन जाए, कोई आके उसकी जांच कर ले। अब काम कर ही रहे हैं तो कुछ अपने को एक उपलब्धि हो जाए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से तो कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया था, लेकिन लिम्का वालों से कॉन्टेक्ट किया था। तो उनका बाद में मैसेज आया कि नहीं, ऐसा कोई मेंशन हमारे पास नहीं है जिसको हम इसको रिकॉर्ड में कन्वर्ट करें या आपको हम सर्टिफाई करें। बाकी हमारे अपने आप में उपलब्धि थी वो, कि 13.5 घंटे लगातार मैंने नॉन स्टॉप, बिना कुछ खाए, फूल गए थे बिना कुछ खाए पिए लगातार मैंने फेशियल किए थे, 65 फेशियल। और मुझे बहुत सपोर्ट रहा। मेरा इंटेंशन ये था कि मैं उसको पूरे 24 घंटे करूँ, तो उसका एक ट्रायल था मेरे लिए वो। अब देखो, ये तबीयत से ठीक होके मैं फिर पक्का करूँगी कि 24 घंटे लगातार फेशियल करूँगी जी। और कोशिश करूँगी कि उसमें कुछ कैंसर के लोगों के लिए भी कुछ हेल्प हो सके, तो उनके लिए भी अवेयर कर सकूँ। एक शासन की तरफ से क्या आपको उम्मीद है? शासन आपके इस फील्ड के लिए क्या सहयोग करे? सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि शासन जो ट्रेनिंग दे रहा है, मुझे उसी से सबसे बड़ी शिकायत है कि जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग दी जाती है, सबसे बुरी हालत उसी की है कि उनको किसी की भी जो ऐसे अनट्रेंड लोगों को ट्रेनिंग के लिए देते हैं और बीच में बहुत पैसे का झोल हो जाता है। हाँ, झोल होता है। और जो ट्रेनिंग जिसको मिलना चाहिए उसको सिर्फ प्रैक्टिकल दिखा देते हैं, प्रैक्टिकल कुछ कराते नहीं हैं। नॉलेज उसका प्रॉपर नहीं मिल रहा है। और गवर्नमेंट कह रही कि मैंने इतने लोगों को ट्रेनिंग दिया, इतने लोगों को हमने स्किल डेवलपमेंट किया और ये किया वो किया, जबकि देखा जाए तो बेसिक स्तर पे उन जो लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं वो इतनी ट्रेनिंग ले लें कि उससे वो 2 पैसा ऐसा अर्न कर सकें। मैं जब मेरे पास जॉब के लिए वो लड़कियां आती हैं तो उनको नेल पेंट निकालना तक नहीं आता, थ्रेड पकड़ना नहीं आता है, और उनको सब कहते हैं हमको सब आता है। क्यों? दिखाया, बस प्रैक्टिकल दिखाया है। मैं चाहती हूँ कि वो जो ट्रेनिंग दी जाए वो प्रॉपर अच्छे गाइडेंस में ट्रेनिंग हो, ताकि जो ट्रेनिंग वो मिले, भले महीने भर की ट्रेनिंग रहे, लेकिन महीने भर में वो एक चीज़ सीख के इतनी परफेक्ट हो जाए कि वो उसको काम करने के लिए तैयार रहे। बिल्कुल। मुझे शिकायत इस बात की है कि वो जो प्रधानमंत्री की जो योजना के अंतर्गत जो ट्रेनिंग दी जा रही है ब्यूटिशियन की, वो बीच में गड़बड़ है। ये ज़रूर कहेंगे कि कोरोना काल बहुत भयावह था, बहुत तकलीफदेह था,
फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, फिज़िकली भी, क्योंकि हम इतने लगातार काम करने के आदी होते हैं। फिर घर में बैठना, तो क्या हम लोगों ने घर में काम करना शुरू कर दिया था, घर की साफ़ सफाई में, घर में गार्डनिंग शुरू कर दी, बागवानी शुरू कर दी, बच्चों की पढ़ाई शुरू कर दी, वो सब में लगे रहे। लेकिन बिजनेस अपनी जगह होता है, वो ज़रूरी होता है करना। और साथ साथ में स्टाफ भी था अपने साथ अटैच, अपने से जुड़ा हुआ, वो भी अपने डिपेंडेंट था। तो कहीं ना कहीं हमें काम तो करना था, पूरी प्रिकॉशन के साथ में हमने काम किया है। और अब जैसे परिस्थितियाँ होती हैं, गुजरती हैं, तो अच्छी से बुरी जैसी परिस्थितियाँ आती हैं, आदमी उससे निकलता है। तो हमने भी तकलीफ़ के साथ भी निकाला, लेकिन निकला। मैं अगर बात करूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो नई एजुकेशन पॉलिसी में एंटरटेनमेंट को भी इन्होंने जगह दिया है और आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं वो। तो स्किल डेवलपमेंट के तहत ब्यूटिशियन कोर्स का भी एक प्रावधान रखा है, तो उसके लिए आप लोग के द्वारा कुछ प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल, हम लोग कर रहे हैं प्रयास साथ साथ में। और हम लोग आसपास गांव देहातों में भी जाके जो गर्ल्स होती हैं ना, उनको बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कम से कम अगर उनमें इंटरेस्ट डेवलप तो हो, अगर इंटरेस्ट डेवलप होगा तो उनको फिर अपन आगे ट्रेनिंग दे सकते हैं। और शहर में भी हम लोग स्कूल कॉलेज में जाके भी कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। और जिनको इंटरेस्ट है, जिनको रुचि है सीखने में, हम चाहते हैं कि इसको स्कूल के स्तर पे शुरू किया जाए, ताकि क्या है, वो बचपन से उनमें अगर इंटरेस्ट है, वो रुचि है उनमें, और अपना तो कम से कम करना आना चाहिए। और अगर उसमें और हुनर है, स्किल है, तो फिर वो आगे डेवलप हो जाएगा, बहुत बढ़ता जाएगा। तो ऐसे अपना सेल्फ अगर मेकअप है या सेल्फ ब्यूटी का कोर्स है, तो कितने दिन का आपके द्वारा कराया जाता है? इन केस अगर कहीं गांव में कराना है, जबलपुर से बाहर जाना है, तो शॉर्ट टर्म कोर्स भी जिसमें कि थ्रेडिंग वगैरह हो जाए, मसाज है, थ्रेडिंग है, हाँ, फेशियल है, कटिंग है, हल्का मेकअप है, मैनिक्योर पेडिक्योर है, ये तो अगर गाँव वगैरह में हम लोग स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 1 वीक 10 डेज का तो होना चाहिए। ओके। क्योंकि हम अगर पूरा दिन दे रहे हैं और अगर हफ्ते में 2 दिन भी दे रहे हैं, तो पूरे क्लासेस का टाइमिंग 1 वीक 10 डेज होना चाहिए। तो हम लोग उसी में आधार पर काम कर रहे हैं कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन के लिए भी अगर जाते हैं तो उसमें भी हम उनको इतनी ट्रेनिंग दे सकें कि 8-10 दिन की विजिट, 8-10 की विजिट में हमारा पूरा वो काम हो जाए। हाँ, उनको बेसिक ट्रेनिंग मिल जाए उनको। और हमने अपनी क्लिनिक में, जो हमारे सैलून में जो ट्रेनिंग होती है, वो तो 15-20 दिन, महीने भर की होती है। उसमें प्रॉपर 2-3 घंटे के लिए स्टाफ लड़कियाँ आती हैं, ट्रेनिंग लेती हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेती हैं साथ साथ में। तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उनमें उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है और दूसरा काम भी देखने को मिलता है। बात मेकअप की करें तो हर दिन कुछ नया चेंज होता है। पहले की बात अगर हम करते थे तो बहुत ब्राइट सा रहता था, अब देख रहे हैं हम तो उसमें 3D आ रहा है। तो कहीं आप बात करें कि बड़े अलग अलग टाइप के मेकअप्स हो गए हैं, स्मोकी हो गया, न्यूट हो गया, तो मेकअप चल रहा है। तो इसमें अगर कोई मेकअप का अलग से कोर्स करता है तो उसको कितने दिन का प्रैक्टिस करना पड़ता है? महीने भर में हो जाता है। महीने भर में, हाँ। क्योंकि मेकअप वो अपना भी करेगा, दूसरे का भी करेगा, ब्राइडल भी करेगा, लाइट मेकअप करेगा, पार्टी मेकअप करेगा, सब किस्म के मेकअप उसमें होते हैं। स्किन के अनुसार भी मेकअप होता है, शेप के अनुसार भी होता है, वोकेशन के हिसाब से होता है। तो उसके हिसाब से कम से कम महीना भर तो लगता है जी पूरे मेकअप की ट्रेनिंग लेने में। वो बहुत बढ़िया हो जाती है, उसमें मिलता है। एक बात और कहना चाहूँगी मैं कि आपका जो शेड्यूल है वो तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि सुबह से उठना, फिर पार्लर आना, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट भी है, फिर आप लिखती भी हैं, तो कैसे ये सब मैनेज होता है? हो जाता है जब मन चाहता है तो फिर समय निकल आता है जी। बोलते ना, जहाँ चाह होती है वहीं राह निकलती है। और लिखने का तो मैं बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ लिखने के मामले में। जब मन करता है, जब मूड होता है, जब विचार आते हैं, तभी लिखना होता है। लिखा बहुत सारा है, कभी आपने सोचा कि जो आपने लिखा है उसकी भी एक बुक पब्लिश हो, लोग समझें कि किस किस मूवमेंट में आपने लिखा है? कई बार आप निराश होते हैं तो लिखने पड़ते हैं, कई बार आप बहुत खुश होते हैं तो एक अलग विचार आ जाता है, कई बार किसी के साथ द्वंद्व सा होता है तो अलग विचार आ जाता है, निराशा एकदम छा जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उस समय अलग विचार आता है। तो अब हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि मार्च का महीना है और मार्च का जो महीना होता है वो महिला सशक्तिकरण के लिए लोग सभी जो हैं वो मनाते हैं। तो आपने कुछ बेटियों पर भी लिखा है? बेटियों पर लिखा तो बहुत है, लेकिन ऐसा कुछ अभी तुरंत याद नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आजकल की नई जनरेशन के लिए तो अगर 4 पंक्तियाँ बोले तो मैं बोलती हूँ। ये मेरा बहुत पुराना मुक्तक है और मुझे बड़ा पसंद है कि हम नए दौर के परिंदे हैं, हम नए दौर के परिंदे हैं,
लीक से हट के उड़ने आए हैं। क्या बात है। हम नए दौर के परिंदे हैं, लीक से हट के उड़ने आए हैं, और सब तो उड़ते हैं आसमानों पर, सब तो उड़ते हैं आसमानों पर, हम ज़मीं तुझसे मिलने आए हैं। क्या बात है। हम ज़मीं तुझसे मिलने आए हैं। सही बात है। क्योंकि महिलाओं की सशक्तिकरण की बात अगर होती है तो एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ बातें ही होती हैं, सशक्तिकरण के मामले में उतना काम अभी हुआ नहीं है। आज भी महिलाओं की स्थिति एज इट इज़ जस की तस है। बस शहरों में भी अगर देखा जाए तो वो अगर आत्मनिर्भर भी हो गई हैं तभी भी उनको इतने अधिकार नहीं होते हैं, फाउंडेशंस फिर भी होती हैं उनकी। तो कहीं ना कहीं अभी हमें बहुत काम करना है इस दिशा में। तो अभी तो समझो सुबह हुई है, अभी पूरी दिन पड़ा है हमें उसमें काम करने के लिए। ये जो आपका ब्यूटी का वर्ल्ड का जो भी है क्षेत्र है, इसमें आज जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन खासकर, चाहे वो स्कूल की गर्ल्स हों या बॉयज़ हों या कॉलेज के बॉयज़ एंड गर्ल्स हों, उनको बड़ा इंटरेस्ट रहता है। तो ब्यूटी के क्षेत्र में भी आज करियर लोग बहुत सारे लोग बना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी काम मिलता है। चाहे वो बात टीवी के लिए कर लीजिए, चाहे बात आप शादी का कर लीजिए, फैशन शोज़ हो रहे हैं। इसके अलावा बॉलीवुड इतना बड़ा है, वहाँ पे भी मेकअप का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग टाइप से होता है। तो जो लोग इसमें बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको कितनी तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से मेंटालिटी होनी चाहिए? सबसे पहले तो आज की जनरेशन को हमें बोलना चाहिए कि उन्हें बहुत धैर्य रखना चाहिए जी, क्योंकि इसमें इतना नॉलेज है, जितना सीखो उतना कम है। और हर दिन नया ट्रेंड आ रहा है, नई टेक्निक्स आ रही हैं, नए कॉस्मेटिक्स आ रहे हैं, नए मतलब इतना कुछ नया आ रहा है कि आप उसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने मैं भी आज 30-32 साल से आज भी मैं भी अभी भी सीख ही रही हूँ। मेरा सीखने कोई लिमिट ख़त्म नहीं हो गई, अभी तक सीख ही रही हूँ मैं। तो नई जनरेशन के लिए अपन ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि उनको सीखें, बहुत सीखें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें इतना स्कोप है। अब तो फैशन शो के साथ साथ में जो छोटे छोटे इवेंट्स वगैरह होते हैं, लेडीज़ की जो पार्टीज़ होती हैं उनमें, हाँ, थीम पार्टीज़ होती हैं उनमें भी, और स्कूल कॉलेज के फंक्शनों में भी बहुत बहुत प्रोग्राम होने लगे हैं आजकल। तो उनमें उनको बहुत स्कोप है। तो उनको थोड़ा सा सीख के एकदम से बिल्कुल हमको तुरंत पब्लिसिटी मिल जाए, तुरंत हमको काम मिल जाए, बिल्कुल इतना थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। और सीखने की कोई लिमिट नहीं है, और सीखें, जितना सीखें उतना उनके लिए कम है। बिल्कुल बिल्कुल कम है उनके लिए। तो पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, और धैर्य जो है वो आपको रखना होगा, और हर दिन सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि लता जी ने कहा कि आज भी वो सीख रही हैं, ये चीज़ अपने आप में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि जब आप ये सोच लेते हैं कि मुझे तो सब कुछ बनता है, वहीं आपका ग्राफ जो है वो नीचे आने लगता है। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर दिन हर पल हम अपने बड़ों से भी सीखते हैं, छोटों से भी सीखते हैं। और बात अगर हम लता जी की करें तो बहुत ही सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रही हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारी के बावजूद अब ये उससे बाहर निकल गई हैं। ऑपरेशन हो चुका है, कीमो हो रहा है, और अपनी एक जीवन की जिंदादिली के साथ ये आगे बढ़ रही हैं। न सिर्फ अपने साथ ये खुश रखती हैं, लोगों को खुश रखने का प्रयास करती हैं। और जब ये खाली होती हैं तो उस समय का यूटिलाइज ये लिखने में करती हैं। और हमारी यही शुभकामनाएं रहेंगी कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, और साथ ही साथ आपकी जो लेखनी है वो हमें बुक के रूप में इन फ्यूचर मिल जाए बहुत जल्दी। और आपका ये जो पार्लर है दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते जाए।